सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोगों का टॉपिक चल रहा था राजपूत कालीन राजवंश। हम राजपूत काल के डायनेस्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से राजपूत कालीन राजवंश के अंतर्गत कलचुरी वंश, कलचुरी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने राजपूत कालीन राजवंश के अंतर्गत आने वाली इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस किया है, जैसे गढ़वाल वंश हुआ, गुर्जर प्रतिहार वंश हुआ, चंदेल वंश हुआ, जिसे जेजाक भुक्ति वंश भी कहा जाता है। हमने परमार वंश के बारे में डिस्कस किया, चौहान वंश के बारे में पढ़ा। उसी तरह जिस तरह वे डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट है, उसी तरह कलचुरी वंश, कलचुरी डायनेस्टी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए कलचुरी वंश, कलचुरी डायनेस्टी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहां पर हम 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के टाइम पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के इस टाइम पीरियड को पूर्व मध्यकालीन काल या फिर प्री मिडाइवल एज के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकालीन काल, इन इंग्लिश प्री मिडाइवल एज, इसे हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पूर्व मध्यकालीन काल के अंतर्गत आने वाले उन राजवंशों को जिन्होंने भारत पर शासन किया था। उन सारी डायनेस्टीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कुछ डायनेस्टीज ऐसी हैं जो कि राजपूत हैं, तो हम राजपूत डायनेस्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ डायनेस्टीज ऐसी है जो नॉन राजपूत है, तो हम उन्हें भी पढ़ेंगे आगे। नॉन राजपूत, दो तरह की डायनेस्टीज हुई थी जिन्होंने भारत में 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य शासन किया था। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम राजपूत कालीन राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये अंतिम डायनेस्टी है, आखिरी वंश है कलचुरी वंश, जिसके बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले हमने मैक्सिमम जितनी भी राजपूत कालीन डायनेस्टी है उनके बारे में पढ़ लिया। ये अंतिम है, ये लास्ट है। इसके बाद में हम नॉन राजपूत जो डायनेस्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्री मिडाइवल एज के अंतर्गत आती है। आई होप चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए कलचुरी वंश को पढ़ते हैं, जो कि एक राजपूत डायनेस्टी है। जितनी भी राजपूत कालीन डायनेस्टी थी, जितने भी वंश हुए थे प्री मिडाइवल एज के अंतर्गत, जितने राजवंश आए थे, लगभग समकालीन थे, कंटेम्पररी थे, कलचुरी वंश के साथ साथ में ही शासन कर रहे थे। इसीलिए उनके बारे में भी जानना जरूरी है। उस समय क्या हुआ था दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन के समय, उस समय भारत में एक अराजकता वाला माहौल था। अराजकता वाला माहौल इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एक शक्तिशाली जो शासन हुआ करता था, जैसे गुप्त शासन हुआ था या फिर मौर्य वंश का शासन हुआ था, ऐसा शासन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ अलग अलग डायनेस्टीज मिलती है और छोटे छोटे एरियाज में वो अपना शासन कर रही थी। इसीलिए समकालीन डायनेस्टीज बहुत सारी थी यहाँ पर। जैसे कि कलचुरी वंश है, तो कलचुरी वंश के समकालीन डायनेस्टीज कौन कौन सी हो जाएगी देख लेते हैं हम। ये भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। समकालीन वंश कौन कौन से थे, तो जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश थे, परमार वंश हुआ, ये इनके समकालीन थे। चंदेल वंश, ये तो राजपूत डायनेस्टीज हुई। नॉन राजपूत में राष्ट्रकूट वंश हुए, चालुक्य वंश हुआ जो इनके समकालीन था। ठीक है, चोलाज आ गए थे, चोल वंश फिर से उदित हो गया था, चोल वंश। तो ये सभी कंटेम्पररी डायनेस्टीज है, समकालीन डायनेस्टीज है किसके, कलचुरी वंश के। तो इन्हें भी हम जब कलचुरी वंश पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगा कि कहीं युद्ध हुए हैं इनके साथ में, या फिर कहीं पर संधियां हुई है, या फिर कहीं पर वैवाहिक संबंध बने हैं, मित्रता हुई है। तो फिर इन डायनेस्टीज के बारे में भी डिस्कस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये समकालीन ही है किसके, कलचुरी वंश के। ये सभी एक ही समय पर थे लगभग।
आइए कलचुरी वंश के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों कलचुरी वंश 4 शाखाओं में विभक्त था। कलचुरी वंश की 4 शाखाएं थी। इसकी पहली शाखा का नाम था महिष्मती। दूसरी शाखा हुई इसकी त्रिपुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एमपी में है त्रिपुरी। महिष्मती भी, महेश्वर एमपी में ही स्थित है। तीसरी जो शाखा है वो है रत्नापुर शाखा, रत्नापुर। और जो लास्ट शाखा है चौथी, उसका नाम है रायपुर। ठीक है, अब आपको पता ही चल रहा होगा कि इनमें से रत्नापुर और जो रायपुर है ये 2 शाखाएं छत्तीसगढ़ में पड़ती है वर्तमान में, और महिष्मती और त्रिपुरी जो 2 शाखाएं हुई ये हमारे एमपी में आती हैं। ठीक है, महिष्मती इसका वर्तमान नाम महेश्वर है, महेश्वर। तो सबसे पहले यदि कलचुरी वंश ने अपना शासन स्थापित किया था तो कहाँ किया था? महिष्मती में किया था। उसके बाद में ये त्रिपुरी भी आए थे, रत्नापुर आए। रत्नापुर कहाँ पर पड़ता है? बिलासपुर में पड़ता है रत्नापुर, बिलासपुर, जो कि अब सीजी का छत्तीसगढ़ का पार्ट हो गया है बिलासपुर। और ये रायपुर भी छत्तीसगढ़ का पार्ट हो गया। तो ये जो 2 हैं ये आपके आ गई हैं छत्तीसगढ़ में। चीज़ें ध्यान रखेंगे। और ये जो 2 शाखाएं हैं ये कहाँ हैं? ये आपके एमपी में आ गई। तो जो एमपी का एग्जाम है उसके लिए ये 2 शाखाएं क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो पीएससी है वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर एमपी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट महिष्मती और त्रिपुरी हो जाते हैं। अब इनके संस्थापक देख लेते हैं कौन कौन संस्थापक हुए। तो महिष्मती शाखा के संस्थापक, क्योंकि अलग अलग शाखाएं जैसे कि चालुक्य वंश की अलग अलग शाखाएं पड़ी थी तो उनके संस्थापक भी अलग अलग थे। इसी तरह इन शाखाओं के भी संस्थापक अलग अलग हुए। महिष्मती, महेश्वर, इनके संस्थापक, इनके फाउंडर कौन हुए? यहाँ फाउंडर लिख देती हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप। महिष्मती शाखा के फाउंडर हुए कृष्णराज। ठीक है। त्रिपुरी शाखा, इसी का एक अन्य नाम चेदी शाखा भी है। तो ये भी नोट डाउन कर लेंगे आप यहीं पर। क्या है इसका एक अन्य नाम? चेदी शाखा। क्यों है आगे डिस्कस करेंगे, चेदी नाम क्यों है। ठीक है, त्रिपुरी शाखा, इनके संस्थापक की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि कई बुक्स में इनके जो संस्थापक हुए त्रिपुरी शाखा का उनका नाम वमराज दिया हुआ रहता है, वमराज। और मैक्सिमम बुक में एक अन्य शासक का नाम लिया जाता है जो कि कोक्कल। तो दोनों में कंफ्यूजन है। तो आप याद कैसे रखेंगे? यदि ऑप्शन में कोक्कल आता है तो आप कोक्कल पे टिक करेंगे, यदि वमराज आता है तो वमराज पे टिक करेंगे। यदि क्वेश्चन में दोनों ही नाम आ जाते हैं तो आप वमराज को टिक करेंगे क्योंकि ये प्रथम शासक हुए थे आपकी त्रिपुरी शाखा के। वैसे नहीं होगा, मैक्सिमम बुक्स में कोक्कल प्रथम दिया हुआ है तो कोक्कल प्रथम ही आएगा। लेकिन यदि आ जाता है वमराज भी तो आप वमराज पर टिक करेंगे क्योंकि राइट आंसर यही है। वमराज त्रिपुरी शाखा के पहले शासक हुए थे, इसीलिए वमराज संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन कोक्कल जो है इसने त्रिपुरी शाखा को सुदृढ़ किया था, इसीलिए संस्थापक के नाम के रूप में कोक्कल प्रथम का भी नाम आता है। वैसे मैक्सिमम बार कोक्कल प्रथम ही ऑप्शन में आया है। कोक्कल प्रथम आता है तो कोक्कल प्रथम पे टिक कीजिएगा, वमराज आता है तो वमराज पे, दोनों ही आते तो फिर वमराज आंसर करेक्ट है। रत्नापुर बिलासपुर शाखा के संस्थापक की बात की जाए तो इनके संस्थापक हुए कलिंगराज। ठीक है, जो रत्नापुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इस शाखा के जो संस्थापक हुए वे क्या नाम था उनका? कलिंगराज। और रायपुर जो अंतिम शाखा है इसके संस्थापक कौन हुए? तो इनका नाम लिखेंगे आप रामचंद्र देव। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। क्या क्या डिस्कस किया हमने यहाँ डिस्कस किया कलचुरी वंश की शाखाओं को। कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं कलचुरी वंश की। कौन कौन सी शाखाएं? महिष्मती, जिसे वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है ना, देवी अहिल्या जिनकी राजधानी रही है महेश्वर, महिष्मती। दूसरी शाखा का नाम क्या है? त्रिपुरी। तीसरी शाखा है रत्नापुर बिलासपुर में है जो कि, और चौथी शाखा है रायपुर छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो ये 4 शाखाएं हुई। कौन कौन फाउंडर हुए, कौन कौन संस्थापक हुए वे देख लेते हैं। तो महिष्मती शाखा के संस्थापक कृष्णराज। त्रिपुरी, जिसका एक अन्य नाम चेदी शाखा भी है, जिसके संस्थापक हुए वमराज, और एक अन्य नाम कोक्कल प्रथम भी है। तो दोनों ही नाम याद रखेंगे इनके। रत्नापुर शाखा, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था कलिंगराज। और जो रायपुर शाखा है अंतिम शाखा चौथी,
उनके जो संस्थापक है वे हैं रामचंद्र देव। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रामचंद्र देव। आई होप चीजें याद हो गई होंगी आपको। यहाँ पे दोस्तों अब हम जब डिस्कस करेंगे तो हम ये जो दो शाखाएं हैं छत्तीसगढ़ वाली, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? महिष्मती शाखा है और त्रिपुरी शाखा है। ठीक है, तो इन दो शाखाओं के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। ये जो दो शाखाएं हैं, तो केवल हम दो शाखाओं के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, महिष्मती शाखा और त्रिपुरी शाखा के बारे में। सबसे पहले हम महिष्मती शाखा से स्टार्ट करते हैं। महिष्मती शाखा या महिष्मती के कलचुरी, महिष्मती जिसका एक अन्य नाम क्या है? महेश्वर है। इसका एक अन्य नाम महेश्वर है, जो कि खरगोन जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, प्रमुख शासक देख लेते हैं। कौन कौन से प्रमुख शासक हैं जिन्होंने महिष्मती शाखा पर शासन किया था कलचुरी वंश की? प्रमुख शासकों के नाम लिखेंगे। पहले तो है कृष्णराज, ये संस्थापक हुए थे महिष्मती शाखा के, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कृष्णराज, शंकरगण और बुद्धराज, ये तीन प्रमुख शासक हैं। ठीक है, इस शाखा के। कृष्णराज जो कि संस्थापक रहे थे, शंकरगण इन्होंने विस्तार किया था महिष्मती शाखा का, प्रतापी शासक थे ये भी, और बुद्धराज ये अंतिम शासक हुए महिष्मती शाखा के। कौन? बुद्धराज। दोस्तों चालुक्य वंश के एक शासक हुए जिनका नाम है मंगलेश। चालुक्य वंश के शासक नाम क्या है उनका? मंगलेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि चालुक्य वंश के शासक मंगलेश के साथ में कलचुरी वंश के शासक बुद्धराज का युद्ध होता है। किन किन का युद्ध होता है? बुद्धराज जो कि महिष्मती शाखा, कलचुरी वंश की महिष्मती शाखा के शासक थे, बुद्धराज वर्सेस मंगलेश। मंगलेश कौन थे? चालुक्य वंश, जो चालुक्य वंश की शाखा थी, अनिलवाड़ा शाखा है ना, सोलंकी वंश जिसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। ये भी एक राजपूत शाखा है। इसके बारे में हम पहले ही चालुक्य वंश के अंतर्गत डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए राजपूत कालीन राजवंशों के अंतर्गत हम जो अनिलवाड़ा वाली शाखा है चालुक्य वंश की, उसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं चालुक्य वंश के अंतर्गत उसे। सो ये मंगलेश वही चालुक्य वंश की शाखा, सोलंकी शाखा जिसके नाम से भी जो विख्यात है, सोलंकी शाखा, उसके शासक थे। तो इनके साथ युद्ध होता है बुद्धराज का, जिसमें बुद्धराज की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है, ये हार जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से हारते हैं। और यहाँ पर जो महिष्मती शाखा है, यहाँ पर अब शासन किसका हो जाता है? मंगलेश का हो जाता है, अर्थात चालुक्य शासकों का शासन हो जाता है। कौन सी शाखा? सोलंकी शाखा का, सोलंकी शाखा। ठीक है, सोलंकी शाखा, इसे अनिलवाड़ा शाखा भी कहा जाता है। ये चालुक्य वंश की शाखा है। जब हमने चालुक्य वंश की अनिलवाड़ा शाखा पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था अनिलवाड़ा शाखा जो कि गुजरात में स्थित है, इसे सोलंकी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चालुक्य वंश की के जो शासक हुए थे, चालुक्य वंश की जो ये शाखा थी, सोलंकी शाखा, अनिलवाड़ा शाखा, उसके शासक मंगलेश जो थे, उन्होंने महिष्मती शाखा जो कि कलचुरी वंश की थी, उसके शासक बुद्धराज को हरा दिया था, पराजित कर दिया था, बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था और यहाँ पर शासन कर लिया था। कहाँ पर? महिष्मती शाखा पर शासन कर लिया था। यहाँ पर महिष्मती शाखा के शासक खत्म हो गए थे। ठीक है, उनका उन्मूलन हो गया था। तो बुद्धराज यहाँ पे महिष्मती शाखा के अंतिम शासक हुए। उसके बाद में क्या हुआ? ये जो कलचुरी वंश के शासक है, ये इस स्थान को इन्होंने छोड़ दिया और ये कहाँ आ गए? ये आ गए थे आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला एरिया है दोस्तों, वहां पर आकर ये रहने लग जाते हैं। कौन से? कलचुरी वंश के शासक।
यहाँ से क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यहाँ बुरी तरीके से हारते हैं। किससे हारते हैं? चालुक्य वंश की सोलंकी शाखा के मंगलेश से। कौन शासक हुए थे? मंगलेश। नाम याद रखें। क्यों? क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि पूरी तरीके से उन्मूलित कर दिया था, पूरी तरीके से इन्होंने यहाँ से इन्हें हटा दिया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है महिष्मती शाखा में मंगलेश का नाम। तो दोस्तों यहां से आपकी महिष्मती शाखा समाप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट शाखा आती है जिसका नाम है त्रिपुरी शाखा। त्रिपुरी शाखा कैसे नाम पड़ा, चेदी शाखा कैसे नाम पड़ा, आइए देखते हैं अब हम। त्रिपुरी का कलचुरी वंश। कलचुरी वंश, ठीक है, त्रिपुरी की ये कलचुरी शाखा है, इसे डिस्कस करेंगे अब हम यहाँ पर। तो दोस्तों होता क्या है कि जब महिष्मती महेश्वर पर चालुक्य वंश के शासक मंगलेश का शासन हो जाता है, चालुक्य वंश का शासन हो जाता है, तो वहाँ से ये जो कलचुरी वंश के शासक है उठकर कहाँ आ जाते हैं? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाला एरिया है ना। वैसे तो मध्य प्रदेश का प्रॉपर नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, तो ये वाला जो पार्ट है एमपी का, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। अब चूंकि उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, मध्य प्रदेश जैसा कोई प्रदेश नहीं था उस समय पे, तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र को क्या बुंदेलखंड के अंतर्गत रखा जाता। तो आप समझ लीजिए ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश यूपी का भी क्षेत्र आ जाता। तो बुंदेलखंड में एमपी का भी पार्ट आता है प्लस यूपी का भी पार्ट आता है। तो इस वाले क्षेत्र में कलचुरी शाखा आ गई थी, कलचुरी वंश आ गया था। अब ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है यूपी और एमपी वाला, तो इस पूरे क्षेत्र को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है चेदी प्रदेश। क्या कहा जाता है? चेदी प्रदेश कहा जाता है। चूंकि इन्होंने यहां पर शासन किया था, इसीलिए कलचुरी वंश की इस त्रिपुरी शाखा को चेदी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसका एक अन्य नाम क्या हो जाता है? चेदी शाखा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। ये जो चेदी प्रदेश है, इसको हमने एक पहले भी डिस्कस किया था। कब डिस्कस किया था? जब हमने चंदेल वंश पढ़ा था। चंदेल वंश ने भी ये चेदी प्रदेश पर ही शासन किया था, इसीलिए हमने उस समय पर बुंदेलखंड के बारे में पढ़ा था। बुंदेलखंड के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा भी की थी कि कौन कौन से पार्ट हैं जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। तो चंदेल वंश के साथ साथ में कलचुरी वंश ने भी इस चेदी प्रदेश पर शासन किया था, आप याद रखेंगे। अब जो कि चंदेल वंश थे, इनका जो केंद्र बिंदु था वो क्या था? खजुराहो था। जीजाऊ भुक्ति वाला पार्ट था, खजुराहो वाला पार्ट था। लेकिन कलचुरी वंश की ये जो चेदी शाखा है, इनका केंद्र बिंदु क्या था? त्रिपुरी था। ठीक है, केंद्र क्या था इनका? इनका केंद्र जहां से सत्ता चालू करते थे ये, तो त्रिपुरी था। त्रिपुरी वर्तमान के जबलपुर का तेवर वाला क्षेत्र है। जबलपुर के नजदीक एक है सिटी, वो उसका नाम है तेवर। इसे त्रिपुरी कहा जाता है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में क्या नाम है? तेवर नाम है त्रिपुरी का। तो जबलपुर के पास में ही स्थित था त्रिपुरी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है जबलपुर, आप सभी को पता ही होगा। तो आप लिख लेंगे कहां से सत्ता का संचालन होता था कलचुरी वंश के? तो त्रिपुरी शाखा से सत्ता का संचालन होता था। मतलब महिष्मती से डायरेक्ट कलचुरी वंश के शासक कहां आ गए थे? त्रिपुरी आ गए थे, जो कि जबलपुर के निकट में स्थित है। चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। क्यों चेदी शाखा कहा जाता है? क्योंकि बुंदेलखंड पर इन्होंने बुंदेलखंड वाले एरिया पे शासन किया था। और बुंदेलखंड वाले एरिया को प्राचीन समय में चेदी प्रदेश कहा जाता है। इसीलिए कलचुरी वंश की, ये त्रिपुरी की जो कलचुरी वंश है, त्रिपुरी पे जिन्होंने शासन किया था, उसे चेदी शाखा भी कहा जाता है। प्रमुख शासकों की बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, जब ये त्रिपुरी महिष्मती से शासक त्रिपुरी आए थे, ठीक है, ट्रांसफर होकर वहां से महिष्मती से कहाँ आए थे? ये त्रिपुरी आए थे। अब जैसे नए नए आए, अब यहाँ पे शासन स्थापित तो कर दिया इन्होंने, लेकिन इन्हें क्या करना था? अपने शासन को सुदृढ़ करना था। अब सुदृढ़ करना था तो क्या करेंगे? ये
सुदृढ़ करेंगे, सुदृढ़ यदि हमें सुदृढ़ हमारी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, हम थोड़े से अभी क्या है कमजोर है और हमें शक्तिशाली बनना है, तो हम क्या करेंगे, हम जाके युद्ध तो नहीं करने लगेंगे ना आसपास के लोगों से, हम क्या करेंगे, मित्रता करेंगे, किसी न किसी तरीके से उनसे संबंध स्थापित करेंगे, रिलेशन बिल्ड करेंगे। तो वही चीज की इन्होंने कलचुरी वंश के शासकों ने, इन्होंने क्या किया, जब ये त्रिपुरी आए तो यहाँ के आसपास के जो समकालीन राजवंश थे इनके कौन कौन से, जैसे कि चंदेल हुए ना, गुर्जर प्रतिहार हुए, गहड़वाल हुए, इन राजवंशों से इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए, साथ ही साथ मित्रता भी की। ठीक है, वैवाहिक संबंध बनाए ताकि इनकी स्थिति क्या हो सके, मजबूत हो सके। देखिए वैवाहिक संबंध प्राचीन काल में क्या होता था, राजा जो होते थे, जो शासक होते थे, यदि उन्हें अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो वे आसपास के जो राजवंश होते थे वहाँ से वैवाहिक संबंध, उनकी जो कन्याएं होती थी, राजकुमारियां होती थी, उनसे विवाह करते थे ताकि क्या हो जाए, ये संबंधी बन जाए, इनसे रिलेशन बिल्ड हो जाए, या फिर उनसे फ्रेंडशिप कर लेंगे, मित्रता कर लेंगे, ताकि वे कभी भी उनके क्षेत्र में युद्ध ना करे, और जब भी कोई बाहरी शक्ति आके उन्हें हटाने की कोशिश करे तो वे जो राजवंश है जो आसपास के, वो हेल्प करें उनकी। ये इनकी रणनीति हुआ करती थी। ठीक है, तो जो चंदेल, गुर्जर प्रतिहार वंश, गहड़वाल वंश हुए, इनसे क्या किया इन्होंने, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मैट्रिमोनियल रिलेशन बिल्ड किया इन्होंने, और मित्रता, फ्रेंडशिप की। ठीक है, क्योंकि इन्हें इस जो त्रिपुरी शाखा है यहाँ पर कलचुरी वंश को अपनी शक्ति क्या करनी थी, मजबूत करनी थी, और इन्हें लाभ भी प्राप्त हुआ। इन्होंने यहाँ पे अपनी सत्ता अच्छे से शक्तिशाली रूप से स्थापित भी की। तो ये रणनीति हुई थी इनकी शुरू में जब ये त्रिपुरी शाखा बनाई थी इन्होंने। तो ये रणनीति थी, क्या क्या किया इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, साथ ही साथ इन्होंने मित्रता की थी जो समकालीन डायनेस्टीज थी उनके साथ में, और जो आसपास निवास करती थी। अब प्रमुख शासक देख लेते हैं, कलचुरी वंश के प्रमुख शासक जिनके बारे में हमें पढ़ना है एग्जाम में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रमुख शासक कौन कौन हुए, प्रमुख शासकों का नाम लिखेंगे, वमराज, कोकल प्रथम, वमराज कोकल प्रथम, गंगईदेव, लक्ष्मीकर्ण, यशकर्ण, गयाकर्ण, जय सिंह और विजय सिंह। ठीक है, जय सिंह प्रथम। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन प्रमुख शासक हुए, प्रमुख शासक हुए आपके वमराज, कोकल प्रथम, गंगईदेव, लक्ष्मीकर्ण, यशकर्ण, गयाकर्ण, जयसिंह प्रथम और विजय सिंह। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश के प्रमुख शासक हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे शासक कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। क्रमबद्ध रूप से सारे शासकों को डिस्कस करेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए इनके नाम और याद भी रखिए। ठीक है, कौन कौन से शासक हुए थे। वमराज के बारे में क्या है, ये पहले शासक हुए थे त्रिपुरी शाखा के, प्रथम शासक। ठीक है, संस्थापक भी कहा जाता है इन्हें, फाउंडर भी कहा जाता है, लेकिन मैक्सिमम बुक में कोकल प्रथम को संस्थापक माना गया है। तो दोनों ही नाम याद रखेंगे। ठीक है, जो भी ऑप्शन में आए आप उसे टिक करेंगे। वमराज भी आ सकता है, कोकल प्रथम भी आ सकता है, तो दोनों ही नामों को याद रखा जाएगा फाउंडर के रूप में। ठीक है, वैसे प्रथम शासक कौन थे त्रिपुरी शाखा के, जो लेके आए थे कलचुरी वंश को त्रिपुरी, वे थे वमराज, ये याद रखेंगे। अब दोस्तों, जब स्टार्टिंग में ये लोग आए थे तो इन्होंने ही वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। राष्ट्रकूट वंश हुआ या फिर आपका गहड़वाल वंश हुआ, गुर्जर प्रतिहार वंश से मित्रता की इन लोगों ने, और शासन को क्या किया, शक्तिशाली रूप से स्थापित किया था। कौन कौन, वमराज और कोकल प्रथम ने ये कार्य किए थे इन्होंने। अब आगे हम पढ़ेंगे गंगईदेव के बारे में। ठीक है, गंगईदेव से क्रमबद्ध रूप से सारे शासकों को डिस्कस करेंगे। वमराज और कोकल प्रथम के बारे में यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गंगईदेव के बारे में देख लेते हैं।
चूंकि वमराज और कोकल प्रथम ने वैवाहिक संबंध और मित्रता करके अपने वंश को शक्तिशाली रूप में स्थापित किया, वहीं गंगई देव ने अपने वंश का विस्तार करके, अपने राज्य का विस्तार करके इसे शक्ति प्रदान की थी। इसीलिए गंगई देव काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे सोच के व्यक्ति थे ये, कैसे शासक थे, तो विस्तारवादी सोच के शासक थे, विस्तारवादी। ठीक है, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। विस्तारवादी सोच के शासक हुए थे गंगई देव और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दोस्तों, माना जाता है कि इन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर में, उत्तर दिशा की बात की जाए तो उत्तर दिशा में कांगड़ा घाटी तक लेके चले गए थे। ये उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है वहां तक लेके चले गए थे अपने शासन को, उत्तर दिशा में कांगड़ा घाटी तक। और पूर्व में यदि बात की जाए तो पूर्व दिशा में ये बनारस, प्रयाग होते हुए पूर्वी समुद्र, मतलब जो बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र तक ये आ गए थे। तो पूर्वी समुद्र तक लेके चले गए थे विस्तार करके। ठीक है, कहां से होते हुए? बनारस और प्रयाग होते हुए। और दक्षिण में दक्षिण दिशा में इन्होंने उड़ीसा तक अपने शासन को विस्तारित कर लिया था, उड़ीसा के क्षेत्र को विजित कर लिया था। तो यहाँ तक इन्होंने अपने जो शाखा है, जो त्रिपुरी शाखा है, जो कलचुरी वंश है, उसे इतना विस्तारित कर दिया था। विस्तारवादी सोच के शासक थे गंगई देव। तो उत्तर दिशा में कांगड़ा घाटी, मतलब उत्तराखंड वाले क्षेत्र तक चले गए थे ये। पूर्व दिशा में पूर्वी समुद्र तक, यहाँ पर प्रयाग, बनारस होते हुए ये पूर्वी समुद्र तक इन्होंने शासन स्थापित किया, वहां तक का पार्ट जीत लिया था इन्होंने। और दक्षिण दिशा में उड़ीसा तक के क्षेत्र में अपने साम्राज्य को विस्तारित किया था। किसने? गंगई देव ने। चूंकि ये पहले शासक हुए कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा के ऐसे, जिन्होंने इतना विस्तारित कर लिया क्षेत्र को, है ना। तो इसलिए इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, एक टाइटल धारण किया था। नाम याद रखेंगे, क्या उपाधि धारण की थी इन्होंने? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसीलिए की थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य को काफी विस्तारित कर दिया था गंगई देव ने। गंगई देव के बारे में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक और पॉइंट लिखेंगे गंगई देव चूंकि इतने शक्तिशाली शासक थे दोस्तों, है ना, लेकिन जब इनका युद्ध, एक युद्ध होता है इनका, किसके साथ होता है? तो इनका युद्ध होता है परमार वंश के शासक राजा भोज के साथ में। जब हमने परमार वंश डिस्कस किया था तो आपको पता ही होगा, जब हमने राजा भोज के बारे में पढ़ा था तो वहां पर हमने एक युद्ध पढ़ा था। उस युद्ध में परमार वंश के शासक राजा भोज और कलचुरी वंश के शासक गंगई देव के मध्य वो युद्ध का वर्णन किया था मैंने उस युद्ध के बारे में। तो उस युद्ध का निर्णय क्या था? राजा भोज जो कि परमार वंश के शासक थे वर्सेस गंगई देव जो कि कलचुरी वंश के शासक थे। गंगई देव, इनके मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में गंगई देव की हार हो जाती है, जो कि इतने शक्तिशाली शासक थे। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि राजा भोज कितने शक्तिशाली शासक होंगे, जिसने ऐसे राजा को हरा दिया था उस समय पर, गंगई देव को परास्त कर दिया था। ये हार जाते हैं, इनकी पराजय होती है और ये विक्ट्री कर लेते हैं, ये जीत जाते हैं, ये विजय हो जाते हैं। ठीक है, कौन? राजा भोज। और गंगई देव की यहाँ पे क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इस युद्ध का वर्णन हमने परमार वंश, जब परमार डायनेस्टी पढ़ी थी उसमें राजा भोज के बारे में जब पढ़ा था तो हमने किया था। इसमें गंगई देव की हार हो जाती है इस युद्ध में। अब देखिए, गंगई देव की हार तो हो गई। अब नेक्स्ट शासक पढ़ते हैं जिसका नाम है लक्ष्मीकर्ण। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि गंगई देव का युद्ध किसके साथ में हुआ था? परमार वंश के किस शासक के साथ में हुआ था? तो राजा भोज के साथ में हुआ था। उसका परिणाम क्या हुआ था ये पूछा जा सकता है। तो परिणाम हुआ था गंगई देव की हार हो जाती है और राजा भोज यहाँ पर जीत जाते हैं। लक्ष्मीकर्ण के बारे में पढ़ते हैं। लक्ष्मीकर्ण इनका एक अन्य नाम कर्णराज है। तो याद रखेंगे, कर्णराज के नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है इनका। तो कर्णराज, लक्ष्मीकर्ण एक ही शासक का नाम है जो कि त्रिपुरी की कलचुरी वंश के शासक थे। ठीक है, पराक्रमी शासक, पराक्रमी योद्धा,
कई युद्ध लड़े इन्होंने, सहस्त्र युद्धों के विजेता। सहस्त्र युद्धों के विजेता कहे जाते हैं लक्ष्मीकर्ण। इन्होंने भी काफ़ी विस्तारित किया था अपने क्षेत्र को। माना जाता है कि इन्होंने त्रिपुरी, जो कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा है, इसका विस्तार किया था। तो पूर्व में ये उत्तर में गंगा नदी। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो गंगा देव ने जैसे उत्तराखंड तक विस्तार किया, उसके बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गंगा नदी की बात की जा रही है उत्तर में। तो क्या होता था कि युद्ध होते थे, उसमें क्षेत्र विस्तारित भी होते थे, कई क्षेत्र छीन भी लिए जाते थे। जब शक्तिशाली शासक आक्रमण कर देते थे तो वो एरिया ले भी लेते थे, कब्जा भी कर लेते थे। तो क्या होता था, जो कलचुरी वंश है उनका, जो कलचुरी वंश या कोई सी भी डायनेस्टी ले लीजिए, उनका जैसे विस्तार हुआ तो वो स्थान घटता भी जाता था। अन्य जो राजवंश आए उन्होंने कब्जा कर लिया तो वो क्षेत्र घट भी जाता था। फिर इन्होंने और आक्रमण किया तो क्षेत्र विजित किया तो फिर और विस्तारित हो जाता था। ये चीज़ें क्रमबद्ध रूप से चलती जाती थी, कभी क्षेत्र बढ़ता था कभी घटता था ये चीज़ें। तो गंगा नदी और दक्षिण में इनके समय पर शासन कहाँ तक था कलचुरी वंश का, वो देख लेते हैं। तो उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में महानदी, और पूर्व में बात करें तो पूर्व में बंगाल से लगाकर पश्चिम में गुजरात तक के एरिया पर कलचुरी वंश का शासन हुआ करता था। किसके समय पे? लक्ष्मीकर्ण के समय पे। उत्तर में गंगा नदी, नॉर्थ में अगर देखा जाए तो गंगा नदी, साउथ में देखा जाए तो महानदी तक, ईस्ट में देखा जाए तो बंगाल, और वेस्ट में देखा जाए तो गुजरात तक कलचुरी वंश के शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। लक्ष्मीकर्ण जो कि काफी गुस्सा थे, किससे? राजा भोज से। क्यों गुस्सा थे? क्योंकि उन्होंने गंगई देव को, जो उनके पूर्वज थे गंगई देव, उन्हें हराया था, इसीलिए वे नाराज थे लक्ष्मीकर्ण और बदला लेना चाहते थे राजा भोज से। तो इन्होंने क्या किया, लक्ष्मीकर्ण ने, इन्होंने एक अलायंस बनाया था। एक अलायंस था, किन किन का अलायंस था? तो चालुक्य वंश के शासकों के साथ में इन्होंने अलायंस बनाया था। चालुक्य वंश के शासक कौन कौन सी? 2 शाखा थी चालुक्य वंश की, उनके शासकों के साथ में इन्होंने अलायंस बनाया था। एक तो थी आपकी कल्याणी शाखा, तो कल्याणी शाखा के शासक हुए सोमेश्वर, और एक अन्य शाखा हुई अनहिलवाड़ा, जो कि सोलंकी शाखा जिसके नाम से विख्यात है, अनहिलवाड़ा। एक ये वाली शाखा हुई। तो कल्याणी की शाखा के सोमेश्वर और अनहिलवाड़ा शाखा के भीम प्रथम, इनके साथ में मिलकर लक्ष्मीकर्ण क्या करते हैं? एक अलायंस बनाते हैं, एक संधि करते हैं, जिसके तहत ये परमार वंश के शासक राजा भोज पर आक्रमण करते हैं। वहां के क्षेत्र को काफी लूट खसोट करते हैं, वहां पे काफी क्षेत्र को लूटते हैं, ये वहां से खजाना भी लूट लेते हैं लक्ष्मीकर्ण वगैरह ये लोग। और इस युद्ध में, है ना, राजा भोज के साथ में ये युद्ध करते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे राजा भोज वर्सेस लक्ष्मीकर्ण। पर्सनल दुश्मनी थी, क्यों? क्योंकि इनके पूर्वज गंगई देव को इन्होंने क्या किया था? राजा भोज ने परास्त किया था। लक्ष्मीकर्ण प्लस चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश के शासक, इनका युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है? राजा भोज की हार हो जाती है, राजा भोज हार जाते हैं, राजा भोज की पराजय हो जाती है। लक्ष्मीकर्ण यहाँ पे विक्ट्री करते हैं, यहाँ पे इनकी जीत हो जाती है, ठीक है, लक्ष्मीकर्ण की। अब चूंकि राजा भोज यहाँ हार जाते हैं और इसी युद्ध में राजा भोज की मृत्यु भी हो जाती है। जब हमने परमार वंश के बारे में, परमार वंश डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी। राजा भोज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मतलब लक्ष्मीकर्ण का जो बदला होता है वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है यहाँ पे। तो ये युद्ध का भी वर्णन किया गया है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक और बार हम रिकॉल कर लेते हैं क्या हुआ था। लक्ष्मीकर्ण राजा भोज से बदला लेना चाहते थे उनके पूर्वज गंगई देव का। तो क्या करते हैं कि वे एक अलायंस बनाते हैं। किसके साथ अलायंस बनाते हैं? चालुक्य वंश के शासकों के साथ में एक अलायंस बनाते हैं। चालुक्य वंश की 2 शाखा, कल्याणी व अनहिलवाड़ा शाखा के शासकों के साथ में। कल्याणी के, चालुक्य वंश की कल्याणी शाखा के शासक कौन थे उस समय पे? सोमेश्वर थे। और चालुक्य वंश की अनहिलवाड़ा शाखा के शासक कौन होते हैं? भीम प्रथम होते हैं। इनके साथ अलायंस बनाते हैं कौन? कलचुरी वंश के शासक लक्ष्मीकर्ण। और किसके साथ युद्ध करते हैं? राजा भोज, जो कि परमार वंश के शासक थे, उनके साथ में युद्ध करते हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? तो राजा भोज की यहाँ पर हार हो जाती है और मृत्यु भी हो जाती है। लक्ष्मीकर्ण यहाँ पे क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं, इनकी विजय होती है। बहुत बड़ा नुकसान था राजा भोज की मृत्यु, जो कि परमार वंश के शासक थे, काफी बुद्धिशाली व्यक्ति थे और एक पराक्रमी योद्धा भी थे।
ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे राजा भोज। हमने जब परमार वंश पढ़ा था तो वहां पर डिस्कस किया था इसे। तो लक्ष्मीकर्ण के बारे में यही जानकारी थी। इन्होंने साम्राज्य विस्तार भी किया, युद्ध भी लड़े, वहां पे विजय भी हासिल करी, प्रतापी शासक थे ये भी कलचुरी वंश के लक्ष्मीकर्ण। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है यशकर्ण। यशकर्ण। अब चूंकि दोस्तों पूर्वज इतनी धांधली मचा के गए थे, इतना सब कुछ करके गए थे, क्षेत्र विजित करके गए थे, सबको परेशान करके रख दिया था, तो जब यशकर्ण शासक बनते हैं तो यशकर्ण बनते हैं तो जो अन्य जिन्हें परेशान किया, जिन राजवंशों को परेशान किया था इन लोगों ने, तो ये यशकर्ण को तो छोड़ेंगे नहीं ना, ये भी चाहेंगे कि वापस अपना क्षेत्र विजित करें जो इन्होंने कब्जा कर लिया, जो इन्होंने जीत लिया है। तो यशकर्ण को सभी शासकों ने काफी परेशान कर दिया था। इस समय कलचुरी वंश की जो का सिंहासन था वो डोल गया था। डोल गया था इससे कहने का मतलब है चहु ओर से क्या हो रहा था, राजवंश यहाँ पर हमला कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। किस पर? यशकर्ण पर। तो चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश के शासक के साथ भी युद्ध होता है इनका, ये भी हमला कर देते हैं, आक्रमण करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी शाखा थी वो बता देती हूं मैं। चंदेलों के साथ में भी युद्ध हुआ इनका युद्ध गढ़वालों के साथ में भी हुआ, और परमार शासकों के साथ में भी हुआ। परमार वंश के चूंकि राजा भोज काफी शक्तिशाली शासक थे, उन्हें मार दिया था लक्ष्मीकर्ण ने, तो फिर परमार वंश के शासक भी बदला लेंगे, इसीलिए परमार वंश के शासकों ने यहाँ पे काफी धूम मचा दी थी। जैसे धूम लक्ष्मीकर्ण ने मचाई थी मालवा के क्षेत्र में आके, उसी तरह की धूम परमार वंश के जो अगले शासक थे उन्होंने यशकर्ण के शासन में आकर मचाई थी। परमार शासकों के साथ युद्ध, तो इनके युद्ध ही चलते रहे, और इस समय कलचुरी शाखा काफी वीक होने लगी थी, काफी कमजोर होने लगी थी यशकर्ण के समय। इसके बाद में क्या होता है, यशकर्ण के बाद में शासक कौन बनते हैं, तो यशकर्ण के बाद में इनके उत्तराधिकारी बनते हैं कर्ण। उन्होंने शासन की बागडोर संभाली थी, वे भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, काफी वो भी कमजोर सिद्ध हुए थे, वे भी बचा नहीं पाए थे। तो कर्ण के बाद में कौन आता है, यशकर्ण। यशकर्ण के बाद में कर्ण शासन संभालते हैं, और कर्ण के बाद में आते हैं गयाकर्ण। गयाकर्ण ये थोड़ा शासन को संभालते हैं। गयाकर्ण क्या करते हैं दोस्तों, अब ये युद्ध वगैरह नहीं करते हैं, और ये जो पुरानी इनकी प्रथा थी कि वैवाहिक संबंध स्थापित करना, मित्रता करना और अपने शक्ति को फिर से एकत्रित करना, ठीक है, अपने जो वंश है उसको शक्तिशाली बनाना, तो इन्होंने इस रणनीति पे काम किया। तो गयाकर्ण ने क्या किया, इन्होंने मालवा नरेश की पोत्री, नाम क्या था मालवा नरेश का, उनका नाम था उदयादित्य। मालवा नरेश जो थे उदयादित्य, उनकी पोत्री है ना, पुत्र की बेटी, पोत्री के साथ विवाह किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पोत्री का नाम क्या था वो भी याद रखेंगे, तो उनका नाम क्या था, अलहना देवी नाम था इनका, अलहना देवी। ये किनकी वाइफ थी, गयाकर्ण की वाइफ थी। कहाँ से बिलोंग करती थी, तो मालवा नरेश उदयादित्य की पोत्री थी ये अलहना देवी। अब क्या होता है दोस्तों, इनके बारे में, अलहना देवी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब गयाकर्ण की मृत्यु हो जाती है, गयाकर्ण की मृत्यु के बाद में अलहना देवी भेरघाट नामक स्थान पर एक मठ और मंदिर का निर्माण करती है। वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो भेरघाट में बैद्यनाथ मंदिर व मठ का निर्माण करवाती है। कौन करवाती है, तो वो करवाती है अलहना देवी। तो ये याद रखेंगे कि कलचुरी वंश की शाखा, त्रिपुरी के कलचुरी वंश जो हुए, त्रिपुरी का कलचुरी वंश हुआ जो, वहां पर बैद्यनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, अलहना देवी के द्वारा की गई थी। अलहना देवी कौन थी, तो ये गयाकर्ण की पत्नी थी। कहाँ से बिलोंग करती थी, तो मालवा नरेश उदयादित्य की पोत्री थी ये अलहना देवी। इन्होंने बैद्यनाथ मंदिर भेरघाट में बनाया था और एक मठ का निर्माण भी किया था। तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अब दोस्तों बिल्कुल मतलब कलचुरी वंश के अंतिम शासक आने वाले हैं। यहाँ से बस कलचुरी वंश का पतन स्टार्ट हो गया था। तो गयाकर्ण के बाद में कौन आता है,
गया कर्ण के बाद में जयसिंह आता है। अब तक कलचुरी वंश तो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, काफ़ी वीक हो चुका था और सीमित हो चुका था। जयसिंह आते हैं। जयसिंह ये थोड़े प्रतापी शासक थे, इन्होंने और संभाला कलचुरी वंश की जो ये त्रिपुरी शाखा है इसे संभाला था, इन्होंने फिर से शक्ति दी थी इसे। जयसिंह पराक्रमी योद्धा, इन्होंने सोलंकी वंश के शासक, सोलंकी वंश जो अनिलवाड़ा, चालुक्य के अनिलवाड़ा शाखा है उसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो सोलंकी वंश की शाखा, सोलंकी वंश के शासक जिनका नाम था कुमारपाल, इनके साथ युद्ध किया था, कुमारपाल के साथ में। ठीक है, कुमारपाल के साथ में किसका युद्ध होता है? जयसिंह का युद्ध होता है और इसमें जयसिंह की विजय होती है। जयसिंह की क्या होती है? विक्ट्री होती है, इनकी विजय होती है, ये हार जाते हैं कुमारपाल। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये एक पराक्रमी योद्धा थे। कौन? जयसिंह। तो इन्होंने थोड़ा कलचुरी वंश के शासन की बागडोर को संभाला था। जयसिंह के बाद में शासक कौन बनते हैं? जयसिंह के बाद में त्रिपुरी शाखा के अंतिम शासक हुए थे विजय सिंह, जो इन्हीं के पुत्र थे। जयसिंह के पुत्र थे विजय सिंह, और ये त्रिपुरी शाखा के अंतिम शासक भी हुए थे विजय सिंह। ठीक है, तो इनके बारे में क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा के अंतिम शासक हुए ये। क्या होता है दोस्तों? तो देवगिरी के यादव वंश जो है, देवगिरी का यादव वंश इनके एक शासक हुए। शासक का नाम इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे, हुए जेतुकी प्रथम। क्या नाम हुआ? जेतुकी प्रथम। इनके साथ में विजय सिंह का युद्ध होता है और जेतुकी प्रथम विजय सिंह को मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। कौन? जेतुकी प्रथम। तो यहाँ पे लिखेंगे देवगिरी के यादव वंश के शासक जेतुकी प्रथम विजय सिंह की हत्या कर देते हैं। विजय सिंह की हत्या कर देते हैं और यहीं से कलचुरी वंश का उन्मूलन हो जाता है। कलचुरी वंश पूरी तरीके से जो त्रिपुरी शाखा है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। विजय सिंह की हत्या कौन कर देते हैं? जेतुकी प्रथम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलचुरी वंश के अंतिम शासक विजय सिंह की हत्या किसने की थी? तो यादव वंश के शासक जेतुकी प्रथम के द्वारा इनकी हत्या हो जाती है और कलचुरी वंश का यहाँ पे उन्मूलन हो जाता है। कलचुरी वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कलचुरी वंश, और कौन सी शाखा? मेनली त्रिपुरी शाखा, आप ये याद रखेंगे। कलचुरी वंश पूरा लिख लेंगे। कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा यहाँ पर उन्मूलित हो जाती है। कलचुरी वंश समाप्त हो जाता है, उन्मूलन हो जाता है उसका। तो दोस्तों ये राजपूत कालीन जो राजवंश था, अंतिम राजवंश था जिसे हमें डिस्कस करना था, कलचुरी वंश, आज यहाँ पे समाप्त हो गया है। मतलब राजपूत काल के अंतर्गत आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट शासक थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। चीज़ें, आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। विजय सिंह नाम याद रखेंगे, अंतिम शासक थे और जेतुकी प्रथम के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और कलचुरी वंश जो कि त्रिपुरी शाखा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो जाती है। राजपूत काल अब यहाँ पर एंड हो गया है। अब नॉन राजपूत जितनी डायनेस्टीज थी जो कि हमें पूर्व मध्यकालीन काल के अंतर्गत पढ़नी थी वो अब हम डिस्कस करेंगे, और जैसे ही वो खत्म हो गई हमारा पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म हो जाएगा। पूरी तरीके से हम पढ़ चुके होंगे। जो लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आए या ऐसा लगा है कि ये थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, अब भी हमें समझ में नहीं आ रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, हम फिर से पढ़ लेंगे, उन्हें दोबारा पढ़ लेंगे। अब लेक्चर को यहीं पे दी एंड करते हैं। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।